तो आज हमें पढ़ना है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास उतना ही पुराना है जितना भारत में अंग्रेजों का राज्य। जैसे जैसे भारत में अंग्रेजों का राज्य आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे संवैधानिक विकास भी आगे बढ़ता गया। ये दोनों एक साथ चले और आगे बढ़े। इसके साथ साथ भारत में एक राजनीतिक चित्त का भी विकास हुआ। तो आज हम इसी संवैधानिक विकास के संदर्भ में पढ़ेंगे। पीपीटी नहीं दिख रही? अजय हो क्या रहा है? कभी आवाज नहीं आ रही, कभी पीपीटी नहीं दिख रही, क्या बात है? ठीक है। अरे भाई, तुम लोगों में एक ही चीज कितनी बार बताऊं? टेलीग्राम में ग्रुप में मैसेज नहीं होता है, लेकिन टेलीग्राम में मैसेज तो होता है। ग्रुप में मैसेज अलग चीज है। भारतीय संविधान के इतिहास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत विकास और ब्रिटेन सरकार के अंतर्गत विकास। सत्ता ईस्ट इंडिया से छीन करके ब्रिटेन के हाथ में कब दे दी गई? एटीन 57 में विक्टोरिया डिक्लेरेशन के फलस्वरूप। तो बात कुछ ऐसी थी कि इधर भारत है, ये भारत, और यहाँ ब्रिटेन। इतनी दूर से भारत पर सत्ता का नियंत्रण करना है ब्रिटेन को। तो यहाँ ब्रिटेन में भी इसके मालिक बैठे थे और इन्होंने अपनी एक ब्रांच खोली भारत में, जिसे कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था भारत का ज्यादा से ज्यादा आर्थिक शोषण करना। अब मैं रिफ्रेश नहीं करूंगा, आवाज आए जाना है। आवाज में प्रॉब्लम है सभी को?
अब बताइए ना भाई, आ गई। मुझे लग रहा है शेल डाउन था, मैंने शेल क्लियर किया। तो मैं कह रहा था कि 217 मालिक थे कंपनी के। तो ये 217 मालिक खुद काम नहीं करते थे, इन्होंने एक काउंसिल बनाई थी, इस काउंसिल को काम सौंप दिया। इस काउंसिल पे एक शिखर पे बैठा था जिसको कहते थे गवर्नर, और इस गवर्नर के अंडर में 24 लोग थे। 3,133 पाउंड ये प्रारंभिक खर्च लगा कंपनी को बनाने के लिए। इस गवर्नर के अंदर 24 थे। चौबीस मेंबर। तो ये मैनेजिंग कमेटी थी कंपनी की। ये जो मैनेजमेंट किया गया कंपनी के द्वारा, ये किया गया एलिजाबेथ, और इसको कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। और जिस राजलेख के तहत किया गया उसे कहते हैं 1600 ईस्वी का राजलेख, चार्टर, कानून। इसे कंपनी को कहा गया कि आप पूर्व से 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हैं। 15 साल तक। तो ये आप देख रहे होंगे, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नीचे है, निदेशक मंडल ऊपर है। ये फ्रॉक पहन के जो औरत बैठी है, इसी का नाम है एलिजाबेथ। और ये लंदन में कंपनी का कार्यालय। इसी को कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद 1726 का राजलेख आता है। 1726 के राजलेख में 3 जगहों पर, दिल्ली, बंबई और कलकत्ता, उस जमाने में इसका यही नाम था, दिल्ली, बंबई और कलकत्ता, वहां पे इन तीनों कंपनियों की स्थापना हुई। कंपनियों के तीनों व्यापारों की स्थापना हुई। हाँ, कोलकाता, बंबई और मद्रास, सॉरी दिल्ली नहीं। तो ये 1726 के राजलेख के द्वारा संभव हुआ, 1726। लेकिन अभी भी भारत के लिए कोई कानून नहीं बना था। भारत के लिए कानून बनता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट यानी नियंत्रक अधिनियम। रेगुलेट का मतलब ये होता है नियंत्रण करना। अब यहाँ ब्रिटेन में बैठ करके, ये ब्रिटेन है मैप में, और भारत में रेगुलेट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। कोर्ट मतलब सभा, डायरेक्टर मतलब निर्देशक, प्रोप्राइटर मतलब मालिक। मालिकों और निर्देशकों की सभा के द्वारा। और ये बड़ा ही दुरूह कार्य था, आसान कार्य नहीं था। यहाँ पे ये समझना आवश्यक है कि एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, क्योंकि बार बार ये शब्द आपके सामने आएंगे अभी इसी क्लास में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, वायसराय, गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसी में हो जाती है कंफ्यूजन कि ये क्या है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करना लाजमी है। रेगुलेटिंग एक्ट का एक मात्र उद्देश्य है रेगुलेट करना। नियंत्रित इसलिए करना कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी को मुनाफा मिल सके। तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रेगुलेटिंग एक्ट।
गवर्नर जनरल और वायसराय, ये दोनों बार बार अलग अलग अर्थों में सामने आएगा। इसको भी समझ लेना जरूरी है कि गवर्नर जनरल क्या होता है, वायसराय क्या होता है। ये दोनों एक ही व्यक्ति होते थे, लेकिन भारत में विडंबना ये थी कि दो प्रकार के राज्य थे भारत में। कौन कौन से दो प्रकार के राज्य? ये कमेंट्स भी नहीं चल रहे हैं क्या? तुम लोग कमेंट कर ही नहीं रहे हो। सोच रहे हैं सर सो रहे हैं तो हम भी एक नींद मार ही रहे हैं। आनंदिता बड़े दिनों बाद दिखाई दी तुम। तो ये ब्लू कलर में जो होगा वो समझ लो वो है अंग्रेजों के राज्य, और ये जो येलो कलर में जो राज्य होंगे वो हैं भारतीयों के। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो जब ये व्यक्ति है, इसको कभी कभी गवर्नर जनरल भी कहते हैं, कभी कभी वायसराय भी। तो जब ये व्यक्ति अंग्रेजी राज्य का काम देखता था, ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था, तब ये कहलाता था गवर्नर जनरल। और जब यही व्यक्ति भारतीय राजाओं का शासनकाल देखता था, तब ये कहलाता था वायसराय। वायसराय का मतलब होता है सम्राट का प्रतिनिधि, सम्राट का रिप्रेजेंटेटिव। तो जब ये भारतीय राज्यों के ऊपर अपना कार्य करता था तो वो सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था, और जब अंग्रेजी राज्यों के रूप में काम करता था तो सम्राट के सेनापति के रूप में काम करता था। तो ये डिफरेंस है कि गवर्नर जनरल और वायसराय। तो अभी हम गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद की बात कर रहे थे। उसमें तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। नॉर्थ ने सीक्रेट कमेटी बनाई, उसकी सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। इसका उद्देश्य था कि कंपनी के कार्यों को भारत में भी और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर कंट्रोल में लाना, व्याप्त दोषों को समाप्त करना। और कंपनी के पूरे प्रशासन के सुपरविजन के लिए इंग्लैंड में दो संस्थाएं थी, एक को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे, दूसरे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कहते थे। इंग्लैंड की दो संस्थाएं हैं, ये है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, मालिकों का समूह, और ये है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निर्देशकों का समूह। यानी ये मैनेजमेंट है और ये प्रिंसिपल है कॉलेज का। ये दोनों संस्थाएं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, होम मिनिस्ट्री के अधीन थी ब्रिटेन की। चौबीस निर्देशक होते थे, डायरेक्टर्स की संख्या थी 24। इन 24 डायरेक्टर्स का चुनाव हर साल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के द्वारा किया जाता था। बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जब चुन लिया जाता था तो हर साल अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता था। पहले खुद चुना जाता था, फिर चुनाव करता था। तो ये तो पहले से ही व्यवस्था चली आ रही थी, ये रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से नहीं शुरू हो गई थी। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पहले इसका टेन्योर हुआ करता था 1 साल का कार्यकाल, इसको बढ़ा कर दिया गया 4 साल। लेकिन ऐसा नहीं है, यह नियम बनाया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या जो 24 है, वो हर साल 24 का 1/3 रिटायर, नहीं 1/4 रिटायर हो जाएंगे। छह लोग, हाँ। और यह भी नियम बनाया गया कि कंपनी का डायरेक्टर वही चुनेगा जिसका कंपनी में कम से कम 1000 पाउंड पैसा लगा, यानी 1000 पाउंड के शेयर धारक हों।
ये रकम बढ़ा दी गई थी, पहले ऐसा नहीं था। इस एक्ट के पहले कंपनी के डायरेक्टर्स का चुनाव कंपनी के 500 पाउंड के अंशधारियों द्वारा हुआ करता था। बंगाल में कंपनी जहां काबिज थी उस जगह का नाम था फोर्ट विलियम। उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर था, इस एक्ट के माध्यम से पूरे अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियां पहले एक दूसरे से स्वतंत्र थी। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी भारत पर शासन करने का पूरा अधिकार गवर्नर जनरल और ये गवर्नर जनरल है और उसकी 4 सदस्यीय परिषद को दे दिया गया। ये गवर्नर जनरल के 4 सदस्य। कोई भी निर्णय बहुमत से लिया जाता था, लेकिन गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया। तो बंगाल का इस तरह से प्रथम गवर्नर जनरल किसे चुना गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये चारों के नाम क्या थे जो 4 इनके कार्यकारिणी में थे? पहले का नाम है फिलिप फ्रांसिस, दूसरा क्लेवरिंग, तीसरा मानसन, चौथा बोरवेल। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात कही गई इस अधिनियम के तहत। सेवनटीन 1774 में। और इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया इम्पे को। तीन अन्य थे इनके, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट, वो इनके सहायक बने। ये इसके न्यायाधीश थे। तो यह अभिलेख न्यायालय था, यानी इसके विरुद्ध कोई भी अपील प्रीवी काउंसिल में होती थी। प्रीवी काउंसिल था लंदन में सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी न्यायिक संस्था। और इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारियों को बिना लाइसेंस के व्यापार रद्द कर दिया गया। और तो और वह उपहार लेने में भी प्रतिबंधित थे, उपहार नहीं ले सकते थे किसी से। तो यह रेगुलेटिंग एक्ट, सभी को समझ में आ गया। सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल के अधिकारों को सीमित किया गया। गवर्नर जनरल के प्रशासनिक नियमों का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कर सकता था। अभी तक तुम आवाज ही ढूंढ रही हो।
गवर्नर जनरल के प्रशासनिक नियमों का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं करता था। कौन करता था? कौन करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। इसलिए ए सही है, आर गलत। गवर्नर जनरल के अधिकारों को सीमित किया गया का मतलब ये है कि गवर्नर जनरल को और भी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया टुवर्ड्स ब्रिटेन। उस पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया। उसके अंडर में 4 कार्यकारिणी लाई गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल लाई गई। उसके प्रतिवेदन से ही वो काम कर सकता था। इस तरह से सीमित किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में क्या आ सकते हैं? इसमें कुल हर वर्ष 24 निदेशकों के चुने जाने का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ। गवर्नर जनरल को हटाने का अधिकार किसी के पास नहीं था। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारतीय ब्रिटिश प्रदेशों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें गलत क्या है? एक चौथाई रिटायर हो जाते थे हर साल, ये बोला। हद है। एक चौथाई रिटायर हो जाते थे। रिटायर होना इज डिफरेंट। अभी 1881 वाला क्वेश्चन बाद में। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट सभी के समझ में आ गया? नहीं है। ये वायसराय सर पे भरे बाल नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ कुछ समझ में आया। पूरी तरह समझने के लिए क्या करोगे? संलेखना विधि से समझोगे। इससे क्लियर कौन समझाएगा मेरे भाई? नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। इस कानून द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति शुरू की जिसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से पहली बार भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। भारतीयों को शासन में भागीदार, ये बहुत बड़ी बात थी भारतीयों के लिए। एटीन 61। लेकिन ये 1861 कहाँ से आ गया? अभी तुम 1753 पे थे ना, ये गलती से आ गया लग रहा है। सेवनटीन 81।
इसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट में दो तरह की समस्याएं पैदा हो गई, क्योंकि दो सेंटर ऑफ पावर पैदा हो गए। एक पावर का सेंटर था गवर्नर जनरल, दूसरा सेंटर था सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से कानून को बनाता था और सुप्रीम कोर्ट परंपरा के आधार पर कानूनी या गैर कानूनी चीजों का निर्णय लेता था। कभी कभी ये होता था कि गवर्नर जनरल के विरुद्ध न्याय हो जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आता था कि हाँ, गवर्नर जनरल को सजा देने की आवश्यकता है या छोड़ देने की आवश्यकता है। तो इसी टकराव को दूर करने के लिए 1781 का सेटलमेंट एक्ट लागू किया गया और इसको सुझाव देने वाले थे एडमंड बर्क। कलकत्ता का जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल है, वॉरेन हेस्टिंग्स, लेकिन इस गवर्नर जनरल के पास अभी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो इस एक्ट के द्वारा इसको कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कलकत्ता के लिए तो बना ही रहा था, लेकिन अभी बाकी दो जगहों के लिए कानून नहीं बना पा रहा था, खासकर बंबई और मद्रास। तो बंबई और मद्रास के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अब ये कलकत्ता, बंबई, मद्रास सबके लिए कानून बनाता था। सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया कि आप इस कानून की रक्षा करेंगे, लेकिन भारतीय परंपरा के आधार पर। लेकिन ये जो नया कानून बना रहे थे, ये भारतीय परंपरा के आधार पर नहीं बना रहे थे। ये किस आधार पर बना रहे थे? अपने शोषणवादी नीतियों के आधार पर, अंग्रेजों के हित में, जो कि बहुत बार कानून के दायरे के बाहर भी रहते थे, इसलिए इन दोनों में लड़ाई हो रही थी। गवर्नर जनरल के साथ साथ इसकी काउंसिल भी थी। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत एक और प्रावधान ये किया गया कि गवर्नर जनरल इज नॉट अंडर द jurisdiction of सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं है। हाँ, यूट्यूब वाली जो पीडीएफ है, भाइयों बहनों मेरी बात सुनो, दिन भर यार तुम लोग पीडीएफ ही मांगते रहते हो। जब सो के उठे, दो चार जमाई ली और मैसेज मार दिया मुझे पीडीएफ। सुबह से लेके अभी तक मैं पीडीएफ ही बांट रहा हूँ। खाना खा रहा था, वाइफ ने कहा और क्या चाहिए, सब्जी या दाल या रोटी, मैंने कहा पीडीएफ। ऐसे ना करो, और कोई काम नहीं मुझे पीडीएफ देने के अलावा। मतलब 8 से 9 तक क्लास थी, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मैंने सिर्फ पीडीएफ ही दी है, सबको फॉरवर्ड किया और कुछ नहीं किया। अच्छा, क्लास में होते हो 80-90 बच्चे, आप पीडीएफ मांगते हो 150 लोग। ये क्या करते हो, कहाँ से इतने बच्चे पैदा हो जाते हैं? 90 से 150 एक ही दिन में। तो मैंने एक नियम बना दिया, कान खोल के सुन लो, नहीं तो मैं पीडीएफ देने लायक ही बचूंगा, मैं किसी लायक बचूंगा नहीं। एक भाई साहब की नींद टूटी है, भाई साहब ये बहन जी रहे होंगे, जो कहते हैं कि हमको जितने अभी तक क्लास हुए सर, हमको तो कुछ भी नहीं मिला है। अब सब ढूंढ ढूंढ के उनको मैं फॉरवर्ड करूँ। ये पीडीएफ मांगना आपका अधिकार नहीं है। पहली बात, क्लास खत्म होती है 9 बजे, 10 बजे तक जो मैसेज मुझे आएंगे सिर्फ उन्हीं को पीडीएफ मिलेगा, बाकी पीडीएफ नहीं मिलेगा। क्लास के बाद तुरंत मैसेज करो। 10 बजे के बाद, अच्छा पिछले वाले तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। नो, कोई पिछला पीडीएफ नहीं मांगेगा मुझसे। मेरे पास और कोई काम धंधा है कि नहीं है कि बैठ के मैं पीडीएफ ही बांटता रहूं दिन भर। तो अभी जिसको मिल गया मिल गया, जिसको नहीं मिला नहीं मिलेगा। मैं तो इरिटेट हो गया सुबह से। एक तो बनाओ क्लास लो, उसके बाद बैठ करके बांटो।
नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग मत देखिए, मेरे भी बेटे की क्लास होती है, मैं सब छोड़ के करता हूँ। ये सब तो सबके पास हजार बहाने हैं, हजार चीजें हैं, बहाने नहीं, हजार समस्याएं हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरे बेटे का आज एग्जाम था, बेटी का एग्जाम था, ओरल टेस्ट था, फिर भी मैंने वो छोड़ के क्लास ली ना, क्योंकि मेरे पास भी बेटा बेटी है। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। और पीडीएफ जिसको नहीं मिला नोट कर लो, मैं पीडीएफ नहीं सबको देता था, कम ऑन, मैं तो परेशान हो जाऊंगा इस तरह से। जिसके पास बेटा बेटी नहीं है वो पहले विवाह करें, उसके बाद कर पाए तो आगे भी कुछ करें। नहीं तो आजकल ऐसा कोई गारंटीड थोड़ी ना है कि कुछ कर भी कोई पाएगा। मेरी जो एग्जॉस्टेड एनर्जी लेवल हुआ है वो पीडीएफ बांटने की वजह से ही हुआ है। मैं इरिटेट हो गया पीडीएफ पीडीएफ देकर। बड़ी मेहनत से 20-25 लोगों ने मैसेज किया, उनको चलो पहुंचा दिया, फिर 1 घंटे बाद मोबाइल चेक कर रहा हूँ 25 मैसेज फिर आए हुए, चलो उनको भी फॉरवर्ड किया। फिर टेलीग्राम खोल रहा हूँ, वहां 50 लोग खड़े हैं, फिर उनको किया। फिर जब तक उनको किया ड्यूरिंग द टाइम, फिर व्हाट्सएप में 20 लोग आके पीडीएफ पीडीएफ कर रहे हैं। उसके बाद मैंने करना छोड़ दिया। और उसमें 10-15 लोग ऐसे हैं जो अधिकार पूर्वक मांग रहे हैं, जैसे उन्होंने मेरे घर आकर के वो रखा था अपना पीडीएफ कि पिछले जितने भी क्लास हुए हैं सभी के दे दो। मैंने कहा अब ये दुकान करो बंद, ये मेरे बस की बात नहीं है। आप यूट्यूब में स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, कॉलेज है, 90 घंटे क्लास पढ़ाना है हर महीने, परिवार है, बीबी है, बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम ट्रेन में कहीं इतना आती जाती रहती हो, करती क्या हो तुम, तेरे नाम की राधे हो? ट्रेन में रहती हो बार बार, क्या करती है, रेलवे स्टेशन पे ही रहती है। चलो छोड़ो। तो ये रूल रहेगा, 9 बजे क्लास खत्म होती है, 10 बजे तक जिनका मैसेज आ गया है उनको मैं दे दूंगा, बाकी को टाटा बाय बाय। उसके बाद नो एंटरटेनमेंट। ये नहीं कि अब क्लास देखे नहीं तो भी पीडीएफ दे दूंगा, नहीं, मैं देखूंगा कमेंट बॉक्स में आपका नाम है, उसको रीस्क्रॉल करके फिर मैं दूंगा। खैर, तो इस 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत कानून बनाने का अधिकार मिल गया। बम्बई और मद्रास में भी, पहले कलकत्ता तक ही था, और सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से ये बाहर मिल गया, बाहर चला गया। इसका मतलब यह है कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, जो नियम बनाएगी, उसको सुप्रीम कोर्ट के पास रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं है। और जो प्रांतीय परिषद है, गवर्नर जनरल की जो स्टेट काउंसिल है, मान लो बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास है, प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे है, उसके खिलाफ कोई शिकायत हो तो वो शिकायत करने आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, वो शिकायत आप गवर्नर जनरल से सीधे कर सकते हो। मेरे पास किसी चीज का अभाव है तो वो समय का अभाव है, मेरे पास टाइम नहीं होता, 24 घंटे में बिजी आदमी। मैं अगर रात ना हो तो बीबी की 4 फटकार में नहीं सुनूंगा तो मुझे मेरे पास सोने का भी टाइम नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्पिरिट, नॉट मनी, आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी। पैसे का कोई कमी नहीं है, पैसे इतने ज्यादा हैं कि उनको मैं खर्च नहीं कर पाता। जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल स्पिरिट दैट सक्सेस आपको मिलनी चाहिए, उसके लिए कोई कमी बाकी ना रहे, ये मैं सोचता हूँ। आपको पता है कि पर क्वेश्चन के हिसाब से मुझे पैसे मिलते हैं, मिलने का ऑफर है कि एक क्वेश्चन हिस्ट्री का बनाइए और आपको इतने पैसे देंगे, किसी दूसरी कंपनी से। मैंने ये ऑफर को रिजेक्ट किया, और आपको जो मैं 20 क्वेश्चन देता हूँ यूट्यूब में, 4-5 घंटे लगा के बनाता हूँ उसको, 3-4 घंटे, 20 क्वेश्चन के हिसाब से मुझे कितने मिलेंगे? 2,000 रुपये मुझे मिलेंगे, अगर मैं उनके लिए काम करूँ, किसी और एजेंसी की बात कर रहा हूँ। 2,000 रुपये मुझे मिल जाएंगे आराम से, लेकिन वो फ्री में मैं आपको बना करके देता हूँ, विदाउट एनी चार्ज, फ्री क्लास। और भी कई चीजें हैं जो आपके समझ के बाहर है। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत अगर आप कर लोगे तो जेआरएफ आपका पक्का है।
मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का भरोसा है मेरे में, मेरे तरफ उम्मीद लगा के देखते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, मुझे फोन करते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन पढ़ा के कर रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो डिप्राइव्ड सेक्शन से आते हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, फिर भी वो कोशिश, कितने माएँ हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने लोग किचन में हेडफोन लगा के सब्जी में तड़का लगाते हैं, रोटी बेलते हैं, क्लास देखते हैं, ऐसे ऐसे लोग 90% लोग तो ऐसे ही हैं। कोई ऐसा नहीं है इस कम्युनिटी में जिसके माँ बाप ने दे दिया बेटे 1 लाख रुपए ले जो मर्जी सो कर, ऐसे नहीं है लोग। कितने जॉब हैं जो बेटर पोजीशन के लिए सोच रहे हैं। तो चूंकि मैं भी उसी सेक्शन से आता हूँ, हाँ देखो, दे मित्र किचन में, तो मैं उस सेक्शन की पीड़ा को समझता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आप अगर मेरे, अब मैं जैसे ऑनेस्टली काम कर रहा हूँ, अगर मेरे साथ गद्दारी करोगे, बेईमानी करोगे, तो फिर उसका खामियाजा खुद भुगतोगे। एग्जाम में बैठोगे भूल जाओगे, डेट ही भूल गया, सारा मिक्स हो गया, कुछ समझ में नहीं आता, दैवी आपदा हो जाएगी। समझ रहे हैं? इसलिए जो कहता हूँ करो, स्क्रीन शॉट ले लेना, स्क्रीन पे 3 उंगली ऐसे फेरोगे वो क्लिक हो जाएगा। अल्टीमेटली उसको संभाल के नहीं रखना म्यूजियम में, उसको याद करना है। तो प्रांतीय काउंसिल की सुनवाई गवर्नर जनरल अब कर सकता है, गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया। लेकिन ये बात यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि अगर 5,000 पाउंड से बड़ा मामला है, या 5,000 पाउंड का ही मामला है, तो इससे यह या इससे बड़ा ये ब्रिटिश सम्राट के पास भेजा जाएगा। हम्म, क्राउन के पास भेजा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को कह दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऐसा है, तुम बहुत लड़ाई करते हो, आपके पास इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि आप गवर्नर जनरल को आंखें दिखाओ। और खासकर राजस्व की शक्ति छीन ली गई सर्वोच्च न्यायालय की, यानी टैक्स से रिलेटेड सारी शक्तियां गवर्नर जनरल के पास होंगी। ये है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो सेटलमेंट थोड़ा बहुत हुआ, ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन गवर्नर जनरल ने कानून बना सकता था, बदल सकता था, सरकार को मजबूत बना सकता था, राजस्व की समस्या का समाधान हुआ, राजस्व मंडलों की स्थापना हुई। और यह भी फिर कहा गया कि भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन ना किया जाए। इसके बाद अगला एक्ट आता है पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। जो पीछे मैंने आपको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बताया वो फेल हो गया, दैट वाज फेल। पिट्स के इंडिया एक्ट के द्वारा पहली बार कहा गया कि भारत में जो कुछ भी इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है, चाहे वो कलकत्ता में हो, मद्रास में हो, मुंबई में हो, कहीं भी हो, जो इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है वो क्राउन का है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं। नहीं, बंगाल न्यायालय एक्ट कोई और। तो क्राउन के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज, और इस एक्ट का शीर्षक ही था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। इस एक्ट के तथ्य क्या थे? पहली बार कंपनी के पास दो काम थे, एक था व्यापार और दूसरा था राजनीति। कंपनी के व्यापार और राजनीति दोनों को अलग कर दिया गया। पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर थे, उनसे कहा गया कि भाई मिस्टर डायरेक्टर एंड मिस्टर प्रोप्राइटर, ओनली टेक केयर ऑफ योर ट्रेड, नथिंग एल्स। एबीसीडी छोड़ो, व्यापार से नैना जोड़ो, राजनीति तुम्हारी बस की बात नहीं। इन दोनों को आगे आपसे व्यापार देखिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम तो व्यापार देखते हैं, मानते हैं आपकी बात, हम व्यापार देखेंगे, लेकिन राजनीति कौन देखेगा? क्योंकि राजनीति और व्यापार दोनों आमदनी से जुड़े हुए हैं।
इसके लिए इंग्लैंड में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, नियंत्रक मंडल। इंग्लैंड में, भारत में नहीं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का राजनीति के ऊपर पूरी तरह से अधिकार कर दिया गया, और गवर्नर जनरल चूंकि राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा था भारत में, इसको दो टूक कह दिया गया कि बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल के परमिशन के किसी भी भारतीय राजा के साथ आपको न संघर्ष करने का अधिकार है, न ही सहायता का आश्वासन देने का अधिकार है। तो इस तरह से गवर्नर जनरल के अधिकारों को फिर से सीमित कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो मेंबर था ना, उस मेंबर की नियुक्ति करता था ब्रिटेन का सम्राट। तो ये सीधे सम्राट से इनको शक्ति मिलती थी, नियुक्ति भी कर सकता था सम्राट और हटा भी सकता था सम्राट। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कितने मेंबर थे? 6। ये बन गए, गवर्नर जनरल के सर पे बैठ गए। और ये 6 व्यक्ति वो होते थे, इसमें जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता था उसे कहते थे चांसलर ऑफ एक्सचेकर। पहला जो हिसाब किताब देखता था, पैसे का हिसाब किताब, एक्सचेकर में पैसा। इसका जो दूसरा मेंबर था वो था स्टेट सेक्रेटरी, राज्य सचिव। और बाकी जो 4 बचे, वो सबसे बड़ी अदालत जो कि ब्रिटेन में थी, उसका क्या नाम था? प्रीवी काउंसिल। ये चारों प्रीवी काउंसिल के मेंबर होते थे। यानी इसमें धन का भी हिसाब किताब आ गया, प्रशासन भी आ गया और न्याय भी आ गया, चुन के बनाए जाते। अब भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे, पहला बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट, और दूसरा कंपनी का निदेशक मंडल के माध्यम से कंपनी खुद। तो 1784 से लेकर के यह स्थिति बनी रही 1858 तक, जब इस पूरे डिपार्टमेंट को यहां से हटा नहीं दिया गया विक्टोरिया डिक्लेरेशन के माध्यम से। गवर्नर जनरल ने कहा कि जब सारा काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही करेगी तो मेरे पास जो 4 मुस्टंडे आपने भर्ती कर रखे हैं, 4 लोग, गवर्नर जनरल की कार्यकारी समिति, वो क्या करेगी? ये सिर्फ मुझे ही तंग करते हैं, फोन करते रहते हैं जब देखो तब हर बात पे। तो उन्होंने कहा कि इसमें से एक को निकाल दो, 3 टिकट महाविकट, 3 रहेंगे, तो 3 कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल कहा कि सारा काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगी कि तो मैं, मेरी परिषद क्या करेगी? 3 लोग तो आ गए। उन्होंने कहा मिस्टर गवर्नर जनरल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट गेटिंग द सीवियरिटी ऑफ द सिचुएशन। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इज ओनली फॉर मेक यू ऑर्डर्स, नथिंग एल्स। Board of control is not the executive body. He is not going to do anything. He will just scold you, regulate you, and show you your own औकात time to time. Nothing else. और जब कभी भी गलती करोगे तब कभी बताएगी कि तुम कितने दुष्ट हो। ये मत समझो कि तुम्हारा काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगी, नो। और ये जो 3 आपने अपने अंडर में रखे हैं, काम यही सब करेंगे। सेना का काम, युद्ध, संधि, राजस्व, देशी रियासतों के साथ कैसे व्यवहार करना है। बस ये है कि डिसीजन मेकिंग बॉडी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो गवर्नर जनरल का ओ ये बात थी। इसी तरह से प्रांतों में भी प्रांतीय परिषद में 4-4 सदस्य थे, उनको हटा करके 3-3 कर दिया गया, और 3 में से एक को बना दिया गया प्रांतों का गवर्नर। गवर्नर जनरल को एक एडिशनल अधिकार यहाँ पे प्रदान किया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, कि अगर गवर्नर जनरल ने कोई ऑर्डर दिया है और इसको प्रांत पूरा नहीं कर रहे हैं, तो प्रांतीय सरकारों को गवर्नर जनरल अपने अधिकारों का उपयोग करके बर्खास्त कर सकता है। बर्खास्त समझते हैं, सस्पेंड। ये अधिकार अभी गवर्नर जनरल के पास नहीं था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को
अपने प्रांतीय सदस्यों को पीटने का अधिकार दे दिया गया। इसीलिए शायद इसका नाम भगवान ने पिट्स इंडिया एक्ट रखा। क्या पिट्स एक वहाँ का मंत्री था, लेकिन पिट्स से याद रखा जा सकता है चीज। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि इतना कॉम्प्लिकेशन है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नेट है चारों तरफ, ये बार बार अपने ही लड़ाई करते रहेंगे। और चूंकि इनके पास पावर बहुत ज्यादा है तो ये गैरकानूनी काम भी करते रहेंगे। तो इसका फैसला कैसे किया जाए? कभी कभी तो होता था गवर्नर जनरल और इनके काउंसिल के मेंबर ये दोनों लड़ जाते थे। जैसे नंद कुमार का मामला आप लोगों ने सुना होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम नंद कुमार को फांसी पर लटका दिया। इसके लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट बनाया गया कि अगर अंग्रेज अधिकारी भारत में आपस में विवाद करेंगे तो उसका फैसला होगा इंग्लैंड में। इसी के तहत बहुत सारे लोगों पे महाभियोग का मुकदमा भी चलाया गया था, खुद इसी पे चलाया गया था, बर्क ने ही चलाया था, हेस्टिंग्स पर। तो इस अधिनियम के तहत ये डेवलपमेंट सभी को समझ में आ गए। इसके बाद आता है 1786 का अधिनियम। सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का तो पर्क उतर दिया गया इस एक्ट 1781 के एक्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ गैरकानूनी कार्यों के विरुद्ध पावर रखती है। सुप्रीम या कोई भी अदालत कानून उल्लंघन के विरुद्ध शक्ति है उसके पास। कानूनी रूप से आप बने रहोगे तो अदालत के सीमा क्षेत्र के बाहर। तो हमारे नेताजी लोग क्या करते हैं, खुल के काम करते हैं, लेकिन कानूनी रूप से बने रखने के लिए वकीलों की फौज रखते हैं। वकीलों की फौज का ही काम है कि इनके काम को कानूनी रूप से जस्टिफाई करते रहना। 1786 का एक्ट, तो इस एक्ट से जो पीछे गया था, ये दोनों लड़ जाते थे, गवर्नर और उनकी परिषद, ये दोनों आपस में कई बार मतभेद हो जाता था। तो इस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया कि इन स्पेशल केस, इन स्पेशल कंडीशंस, गवर्नर जनरल कैन bypass the decision of its council। एक तरफ गवर्नर जनरल है, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल की काउंसिल है। तो गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपने काउंसिल के निर्णयों को रद्द कर सकता है।